Hello guys, this is me त्रिगुण मिश्रा. वेलकम टू माय चैनल. तो आज हम वही थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, बट उसके पहले जो हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका आंसर तो जानना ही पड़ेगा. तो चलिए जानते हैं. क्वेश्चन था ये, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कल ही पढ़ा चुका हूं कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है. अगर नहीं पता हो तो पिछली वीडियो जरूर देख के आइए, और भूल गया हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा. चलिए आंसर पे आते हैं. मैचिंग कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल. अब भैया यहाँ पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ही होगा. मैं पढ़ चुका हूं इसको, अल्टरनेटिव नेम इसका यही है. बाकी तो एक अलग कॉन्सेप्ट है. इन सब कॉन्सेप्ट में पूरी डिटेल चाहिए तो पिछली वीडियो में जरूर जाइए. तो यही है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, इसका आंसर. जिन्होंने अच्छा जान गए उनको वेरी गुड, और जो नहीं जान पाए वो आगे जरूर जानेंगे. कोशिश करना मत छोड़िएगा. तो अब आते हैं अब आज की वीडियो पे क्या पढ़ेंगे. कल हमारे 1 से 8 तक प्रिंसिपल हो चुके थे, बट कुछ और 2-3 प्रिंसिपल बचे हैं. उनको अपन इसी वीडियो पे डिस्कस करेंगे. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कैसे बने, उन सबको भी अपन इसी वीडियो के अंदर आज डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को पूरा देखिएगा. सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे वीडियो नंबर 8. सो लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 8. तो अब हम सीधे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे आते हैं हमारे आगे के प्रिंसिपल्स में. जो हमने कल पढ़े वो उम्मीद करता हूं आपसे बनते ही होंगे. तो आते हैं नेक्स्ट में. नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल. अब ये प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं. एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज हैज टू एस्पेक्ट्स, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट. अब देखिए, अगर कोई गुड्स खरीद रहा है तो आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकल है ये, कि उस टाइम 2 चीजें हो रही होंगी. अब वो 2 चीजें क्या है सोचिएगा आप भी, और मैं बता रहा हूं क्या है वो. पहला है कि गुड्स जा रहा है. किसके पास से जा रहा है, सेलर के पास से गुड्स जा रहा है. बट सेलर को मिल क्या रहा है, पैसा मिल तो रहा है गुड्स का ना. यानी अगर एक चीज जा रही है दूसरी चीज मिल भी रही है. यही अकाउंट बोल रहा है, सिंपली यही अकाउंट है. इसी में हमारी डबल एंट्री सिस्टम भी बनाई गई है. ये डबल एंट्री सिस्टम में समझा चुका हूं. अगर आपको समझ में और समझना है मेरा पहले का वीडियो देखकर आइए. तो क्या बोलता है डुअलिटी एस्पेक्ट, कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. अब सिंपली डेबिट क्रेडिट ज्यादा कुछ नहीं है. डेबिट यानी एक चीज आ रही है, क्रेडिट यानी दूसरी चीज जा रही है. इसके भी नियम होते हैं, रूल्स होते हैं. अब वो रूल्स क्या हैं वो आपको आने वाले चैप्टर्स पर मिलेंगे. अब बोलो भैया फर्जी बोलते हो, आने वाले चैप्टर में मिलेंगे, आने वाले चैप्टर में मिलेंगे. अब सुनिए, मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि अभी आप फालतू में स्ट्रेस ले लेंगे, अरे ये क्या है ये क्या है. जब उसकी बारी आएगी उसी टाइम पता चल जाएगा आपको. क्यों पहले स्ट्रेस लेके आप दिमाग को थकाएं. इस कारण से मैं सिंपली बताता हूं, डेबिट क्या है, आपके पास वो चीज आ रही है, क्रेडिट क्या है, जा रही है. बट इसके भी अलग अलग रूल्स होते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे. तो यही था हमारा डुअलिटी एस्पेक्ट, कि अगर एक के पास एक चीज आ रही है तो दूसरी चीज जाएगी भी, और अगर दूसरी चीज आ रही है तो पहली चीज जाएगी. एग्जांपल आप समझ लिया, मशीनरी अगर आपने खरीदी, मशीनरी तो आपके पास आई, बट गया क्या, पैसा गया ना. भले आप उधारी कर गई हो बट आगे जाएगा पैसा, है ना. इसी कारण से ये बोलता है डुअलिटी एस्पेक्ट होती है हमारी अकाउंटिंग में. उसी को नाम दे दिया डेबिट एंड क्रेडिट. ओके. अब नेक्स्ट आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट. अब इसकी ये समझिए पहले हेडिंग, रेवेन्यू. रेवेन्यू आप जानते ही हैं, और रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, पहचानना. अब रेवेन्यू को पहचानना. अब अपन रेवेन्यू को इसी बोलते हैं, रेवेन्यू अपन कब पहचानेंगे. अब सुनिए इसकी डेफिनेशन. रेवेन्यू इज कंसीडर्ड to have been realized when a transaction had been entered into and not when settlement takes place. ये क्या बोल रहा है कि रेवेन्यू हम तब पहचानेंगे जब गुड्स का एक्सचेंज हो रहा होगा, ना कि जब सेटलमेंट हो चुका होगा.
ये हम अपना एक्रूअल एज्यूप्शन में भी पढ़कर आ चुके हैं और यही चीज ये यहां भी बता रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं, देखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपने गुड्स बेचे, कब बेचा? 1 अप्रैल को गुड्स बेचे। ओके, 1 आपने अप्रैल को गुड्स बेच रहे हैं और जो सामने वाला है वो और पैसा नहीं दे पा रहा है। वो बोला कि मैं पैसा आप कब दूंगा? 1 मई को दे दूंगा पैसा। आप बोलो ठीक है, गुड्स ले जाओ। 1 मई को वो बोला क्या दे दूंगा आपको मैं? पैसा ये आपको देगा कब? 1 मई को देगा ये पैसा। ठीक है, तो अब आप क्या बोलेंगे? आप ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करेंगे? क्या 1 मई को? नहीं, फिर ये गलत है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है आपको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, 1 अप्रैल को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसी कारण से जिस दिन गुड्स का लेन देन हो रहा होगा उसी दिन आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जब पैसा मिलेगा। अब एक और एग्जांपल सुनिए। अगर मान लीजिए, इधर देखिएगा एग्जांपल, आप गुड्स नहीं बेचे, आपने बोला कि आप मुझे एडवांस दे जाइए पैसा, उसके बाद मैं गुड्स पहुंचवा दूंगा आपके पास। तो उसने एडवांस दे दिया। एडवांस में दे दिया, चलिए मान लीजिए 1 जून को। 1 जून को उसने एडवांस दे दिया, पर आपने गुड्स कब दिया उसको? कब दिया गुड्स? आप उसको गुड्स देंगे आप, चलिए 6 जून को। 6 जून को आपने उसको गुड्स दिया, 1 जून को उसने क्या दिया आपको? पैसा, एडवांस पे कर दिया। तो अब ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगा? मैंने क्या बोला था? जब गुड्स एक्सचेंज होगा तभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो गुड्स कब एक्सचेंज हो रहा है? 6 जून को ना। 1 जून को तो पैसा आया आपके पास, तो 6 जून को हमारा गुड्स क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे हैं। तो उसी दिन हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे। तो यही हमारा बोल रहा है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो ये रही इनकी पूरी डेफिनेशन, विथ मैंने एग्जांपल समझा दिया है आपको। यू कैन नोट, और अपना वीडियो पॉज करिए, उसको आसानी से नोट कर लीजिए। तो यहां से हमारे खत्म हुए डुअल कॉन्सेप्ट एंड रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो अब हमारा आता है लास्ट प्रिंसिपल। अब वो क्या है? वो है वेरिफिकेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अभी क्या बोल रहा है? वेरिफिकेबल। जब आप भी कभी पासवर्ड डालते हैं तो अगर पासवर्ड फॉरगेट हो गया, ओटीपी आता है ना जनरेट होके, तो क्या करता है? वेरीफाई करता है कि आप ही वो यूजर हैं। तो ये भी वही बोल रहा है कि वेरिफिकेबल ऑब्जेक्टिव, कि जो हम अकाउंटिंग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं वो वेरीफाइड होनी चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं तो और समझ में आएगा। इट होल्ड्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। Accounting transactions should be evidenced and supported by business documents. सिंपली कुछ नहीं कह रहा है कि जब भी अकाउंटिंग होती है वो फ्री होनी चाहिए पर्सनल बायस से, पक्षपात से। ऐसा नहीं कि आप झूठ झूठ कुछ भी लिखे रहे हैं, ये नहीं माना जाएगा। यानी कि आप कुन्नाई नहीं करेंगे, कुन्नाई चीटिंग नहीं करना है आपको। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होने चाहिए? एविडेंस्ड होने चाहिए। सपोर्ट, कौन सपोर्ट करेगा? डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट? बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। अभी क्या होते हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट्स? सिंपली होते हैं आपका क्या? कैश मेमो, सेल्स वाली जो होती है आपकी रसीद जो होती है ना, वो होती है आपकी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। अगर आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, वो कहां से रिकॉर्ड करेंगे? वही रसीद से रिकॉर्ड करेंगे। तो रसीद क्या हो गई? एविडेंस हो गया ना, एविडेंस। तो वही बोल रहा है कि जो आपके अकाउंटिंग रिपोर्ट होगी वो एविडेंस्ड होनी चाहिए। जो उसमें लिखा है उतना ही आपके बुक्स में भी लिखा होना चाहिए। तो बाकी और कुछ नहीं है ये, और बहुत इजी था ये हमारा ये वाला प्रिंसिपल। तो यहां से हमने खत्म किया हमारा प्रिंसिपल वाला पार्ट। इसको आप प्लीज ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपके दिमाग बैठ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे पूरे 11 प्रिंसिपल्स। तो अब हमारे नेक्स्ट क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, सब कुछ अपन आगे जानेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा ये बना कैसे, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या क्या इसमें कौन कौन इसमें मिले जो बनाए साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो चलिए इसको स्टोरी टाइप से जानते हैं, क्योंकि
स्टोरी हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है 1973 में। क्या बनता है 1973 में? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी बनती है। अब ये कमिटी क्या है, क्यों बनी? क्योंकि इनको एक स्टैंडर्ड्स बनाने थे। ठीक है भैया। फिर ये इनको लगा कि नाम बहुत बड़ा है, अच्छा नाम नहीं है, कठिन होता है लेने में, तो इन्होंने क्या किया, इसको रीनेम्ड कर दिया। फिर क्या नाम रखा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड। इन्होंने ये नाम रख दिया इसका। ठीक है। अब इस नाम रखने के बाद अब उन्होंने सोचा कि अब भैया मेंबर किसको बनाएं? क्या मेंबर्स हम फिर से एग्जाम लें, फिर पूरी वही प्रथा करें? उन्होंने सोचा नहीं, जब हमारे महान महान लोग बैठे हुए हैं तो क्यों हम नए मेंबर्स उगाएं? तो इन्होंने जो ICAI होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एक और इंस्टीट्यूट को साथ में लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क के साथ एक मेंबर्स बनाए। जब मेंबर्स बन गए तो क्या सेटअप करे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब? अप्रैल 1977 में, यानी ये 73 में बन गया था। फिर जो ये स्टैंडर्ड बोर्ड बना ये 1977 में है। तो इसके मेंबर कौन थे? ICAI वाले लोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क वाले लोग। ठीक है, ओके। अब ये क्यों इकट्ठा हुए थे वो तो पता ही है आपको, क्योंकि ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको हम AS भी कहते हैं, बहुत सारे AS होते हैं, AS 19, AS 16, AS 1, 2, 3 ऐसे चलता है। तो इन्होंने क्या ड्राफ्ट किया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर से एक बार, जो हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी कब बनी? 1973 में बनी। क्या नाम फिर से उसका रखा गया? फिर से नामकरण हुआ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड। कौन मेंबर थे उसके? ICAI और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क। सेटअप फिर इसने क्या किया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड कब किया? 1977 में। फिर क्या बनाए इन्होंने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। तो ये पूरा हमारी स्टोरी टाइप हमने जान लिया कि कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने, बट क्यों बने, क्या मतलब होता है, उसको अपन जानेंगे। तो इसको एक बार आप प्लीज अपने वीडियो पॉज करके एक स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए, क्योंकि बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म है, इसमें आप इजीली समझ सकते हैं। तो बाकी बुक में बहुत बड़ी थ्योरी दी है और उलझ जाएंगे उसमें आप, ये बहुत इजी वे है, तो यू कैन टेक। तो अब बढ़ेंगे हम आगे। अब जानना होगा हमको कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं। अभी हमने जान लिया बनाए कैसे गए, बट ये भी जानना जरूरी है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप AS यानी समझ गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही होते हैं, हर जगह AS लिखूंगा, समझ जाइएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। अब सुनिए, ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप समझिएगा इसको। एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास आपके अकाउंट की बुक है। अब बुक का मान लीजिए नाम है क्लास 11 अकाउंट। ठीक है, तो वही है हमारा AS। ओके, बुक के अंदर पेजेस हैं, अलग अलग, चलिए अलग अलग चैप्टर्स हैं बुक के अंदर। पहला हो गया इंट्रोडक्शन, फिर आपका टर्म्स वाला आ गया, फिर ये आ गया, अलग अलग चैप्टर्स हैं। वैसे ही सेम अकाउंट भी फॉलो कर रहा है। आपकी बुक क्या हो गई? आपकी बुक हो गई AS, हो गई AS, और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या हो गए? आपके चैप्टर्स हो गए। लाइक मैं कह दूं कि आपकी बुक सेट ऑफ चैप्टर्स है, तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा, कोई भी अंतर नहीं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल में क्या अंतर है। जहां सब प्रिंसिपल लिखे हुए हैं एक साथ, उसी को अपन बुक को कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बाकी और कुछ नहीं। और इसको क्या कह सकते हैं? गाइडलाइंस दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप जानते ही ये प्रिंसिपल क्या होता है, गाइडलाइंस, रूल्स, तो वही तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होगा। क्या होगा? गाइडलाइन है ये। किसकी गाइडलाइन? अपने अकाउंट प्रिपेयर करने की, अपने अकाउंट शो करने की कि क्या क्या आउटकम निकलेगा, कैसे हमारी अकाउंट हम बनाएंगे। तो वही है सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जिसका आप जान चुके हैं। अब बढ़ते नेचर ऑफ AS। क्या नेचर है AS का? पहला है प्रोवाइडिंग गाइडलाइन। पढ़ के आ गए हैं अपन, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है किसकी? कैसे अपन अकाउंट बनाएं और कैसे उसको शो करें, तो ये हो गया।
सेकंड है ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, प्रिंसिपल भी यूनिफॉर्मिटी लाता है और इक्वल्स टू लगा है तो एएस भी यूनिफॉर्मिटी लाएगा। क्या यूनिफॉर्मिटी यानी समानता लाएगा, वो एक जैसा सब रहेगा, अलग अलग डाइवर्स नहीं रहेगा कि इधर से भी प्रिंसिपल अलग हैं, इधर से भी अलग हैं, दूसरी कंट्री से अलग ही आ रहे हैं, बर्डन बन जाएगा, इसीलिए यूनिफॉर्मिटी भी लाता है। थर्ड है मैंडेटरी इन नेचर। अब अगर ये बनाया गया है तो कुछ सोच के बनाया होगा, इसीलिए अकाउंट वालों ने कहा है ये कंपलसरी है करना, इसके बिना आपके जो अकाउंट है ना वो वैलिड नहीं होगी। अगर आप ये नहीं कर रहे, ये अकाउंटिंग पूरे स्टैंडर्ड्स नहीं मान रहे तो इट इज इनवैलिड। तो आपको मानना जरूरी है, मैंडेटरी मींस कंपलसरी इन नेचर, जरूरी होता है इसको फॉलो करना। फिर आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी क्या होता है, इजी चेंज, इन्वायरमेंट जो कह रहा है उसके हिसाब से ये चेंज हो जाता है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं कह रहा। वही सेम चीज जो हम प्रिंसिपल का नेचर पढ़ के आए थे वही सेम चीज इसमें उठा के रख दिया है, बस ये प्रिंसिपल का ग्रुप है एएस और प्रिंसिपल हम पढ़ा है। प्रिंसिपल क्या क्या पढ़े थे हमने, बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग पीरियड, वो सब इसी के अंदर लिखे हुए हैं, हमारे एएस भैया के अंदर ही लिखे हुए हैं कि ये आपके प्रिंसिपल होते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमने नेचर भी हम जान लिए, तो अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। अब ये जानना जरूरी है कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लाए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए होंगे जब इसका ड्राफ्ट बनाया गया। तो चलिए पढ़ें ऑब्जेक्टिव्स। मिनिमाइज डाइवर्स पॉलिसीज ऑफ अकाउंट। सबसे पहला इन्होंने ऑब्जेक्टिव बोला कि जो बहुत सारी पॉलिसीज हैं लोगों ने बना रखी हैं उसको अपन कम कर देंगे। जैसे कितने प्रिंसिपल पढ़े, मात्र 11 प्रिंसिपल्स पढ़े, उसी के अंदर पूरी आपको अकाउंट बनानी होती है, फालतू की इधर उधर से हमने पॉलिसीज नहीं लिए। यही कह रहे हैं कि हमने क्या पॉलिसीज कम कर दी। अब आता है सेकंड, प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने कोई सा भी आप फॉलो किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आप इजीली समझ सकते हैं उसको। हाँ आपने ये वाला फॉलो किया, अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा देता है आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट की। अब थर्ड आता है फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन। अच्छा मुझे समझिए कि अगर आप हैं और आपका भाई बड़े क्लास में है, किसमें, कॉलेज में है, और आप 12th में है, और अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो वो तो बड़े हैं, उनसे इजीली बन जाएगा वो क्वेश्चन, आपसे वो नहीं बनेगा। तो क्या बराबरी का यहाँ पे टक्कर नहीं हुई। अगर आपके ही क्लास का कोई बच्चा और आप हैं तो इजीली बराबर टक्कर होगा ही। तो यही पे ये कहता है कि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी सेम प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं तो आपको आउटकम भी उसी का मिलेगा, यानी आप उसी बेस पे चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक कोई दूसरी पॉलिसीज ला रहा है, एक कोई दूसरी पॉलिसी से चल रहा है, तो अलग अलग हो गया ना यहाँ पे टक्कर कि ये अगर इसका प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, इसका लॉस है तो प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए इन्होंने बोला कि चलो प्रिंसिपल लाओ, अपन क्या लाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले आए, ताकि ये सब जो हो रहा है सब खत्म हो जाए, एक बराबरी की टक्कर रहे सभी एंटिटीज में, इसीलिए इजी कंपैरिजन हो सकता है। आता है 4, इनहेंसिंग रिलायबिलिटी। अच्छा, आप जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं और यूजर के पास ले जाते हैं, यूजर आप जानते ही हैं कौन, ऑनर, बैंक वगैरह यूजर होते हैं, ले गए आप, उनको दिखाया तो वो रिलायबल हो सकते हैं। कैसे, वो बोलेंगे अच्छा आप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करें, ठीक है समझ गए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे है वैसे है, तो आपकी रिपोर्ट रिलायबल मानी जाएगी। बट अगर वो बंदा अपने ही पॉलिसीज लगा रहा है, जरूरी नहीं है वो सही ही है, वो बायस भी हो सकती है ना, अपने ही वो जजमेंट रख सकता है, तो वो कहते हैं कि हम ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे हैं जो बायस से दूर रहेगा। अब हम पढ़ के आए हैं वेरिफिकेबल ऑब्जेक्टिव, तो बायस आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा, इसीलिए ये सब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकर आए ताकि ये सब पॉइंट्स आपके अकाउंटिंग रिपोर्ट पर हो सके। हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब एएस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की यूटिलिटी क्या है, क्यों जरूरी होते हैं, वो भी जान लेते हैं अपन। पहला है प्रोवाइड द नॉर्म्स ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड। नॉर्म्स यानी कुछ नहीं, ओनली रूल्स, फालतू कंफ्यूज मत होइएगा, रूल्स होता है।
थोड़ा बिजनेस की लैंग्वेज बता रहा हूं, नॉर्म्स यानी रूल्स। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको रूल्स बताते हैं कि जिसपे आपकी अकाउंटिंग वर्क कर सके। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो आपको ये पता ही होगा। सेकंड आते हैं इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी लाता है बहुत सारी पॉलिसीज प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट रिड्यूस कर देता है, ताकि एक समानता के बराबर सब लॉज चलते चले। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट, क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग यूजर्स। कैसा कॉन्फिडेंस यूजर में लाता है? अच्छा, आप जब रिपोर्ट लेके जाएंगे तो जब यूजर्स देखेगा कि अच्छा आपने इस स्टैंडर्ड से बनाया है, अच्छा ठीक है, तब वो आपके रिलायबल होगी आपकी वो रिपोर्ट। वरना अगर आप किसी से बना रहे हैं, अपनी पॉलिसीज ला रहे हैं, यूजर बोलेगा पागल समझ रखा है क्या, कुछ भी लाके दिखा दोगे मान लेंगे। जब तक वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करोगे तब तक तुम्हारी वैलिड नहीं होगी अकाउंटिंग रिपोर्ट। इसीलिए ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है यूजर्स में कि हाँ, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है तो सही है आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट। ओके, ठीक। बट यूटिलिटी है तो लिमिटेशन भी है। तो अब लिमिटेशन क्या होगा उसकी बारे में बातचीत कर लेते हैं थोड़ा। दीज आर मैन मेड। अब आप बोलेंगे भैया मैन मेड है तो लिमिटेशन क्या है इसमें? अब सुनिए, अगर कोई चीज मैन मेड होती है तो कुछ ना कुछ उसमें पक्षपात आ जाता है। लाइक न्यूटन का लॉ क्या बोलता है कि अगर सेब गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, वापस ऊपर नहीं जाएगा इन द अर्थ। बट अकाउंट में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो इन्होंने बनाए हैं प्रिंसिपल वो कभी गलत हो जाते हैं, कभी कभी यानी वो साइड अपने हो जाते हैं, जो जिसके लिए बनाए गए हैं वो काम नहीं कर पाते। लाइक वेरिफिकेबल वाला है। कभी कभी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो बायस भी हो जाती हैं, वो बायस जनरली हो जाती है बायस। इसी कारण से हम कहते हैं जो प्रिंसिपल है वो हमेशा सही नहीं हो सकते, क्योंकि हम ही तो बनाया वो प्रिंसिपल, वो कहीं से बन के तो आया नहीं है, हम ही ने डिजाइन किया, ड्राफ्ट लिखा, सब किया। इसी कारण से हम बता रहे हैं कि ये मैन मेड होती है और ये इसका लिमिटेशन था। अब सेकंड होता है दे ऑफन चेंज टू मीट द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज ऑफ द कंट्री। जैसे हम बताया कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। अब फ्लेक्सिबल होने का भी लिमिटेशन है। क्या है वो लिमिटेशन? देखिए, फ्लेक्सिबल है तो बिजनेस एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो वो इजिली चेंज हो जाता है। अब मान लीजिए हर साल कुछ नया एनवायरनमेंट आता गया तो अब हर साल चेंज होगा, फिर नई पॉलिसीज, तो क्या पॉलिसीज बर्डन बनती जा रही है ना। अगर कोई चीज रोज चेंज हो रही है, लॉज हमारे रोज चेंज हो रहे हैं, आदमी परेशान हो जाएगा जान के, अच्छा ये लॉ आ गया, अरे हमने फॉलो नहीं किया ये लॉ, तो परेशानी होगी ना अकाउंटेंट को। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ये फ्लेक्सिबल है भैया। फ्लेक्सिबल ना हो तो प्रॉब्लम है, तो भी प्रॉब्लम। तो यही कह रहा है कि फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा कर दिया गया है इसे, कि कभी भी एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ये भी चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे दो लिमिटेशंस और ये पूरी यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो अब हमने यहां तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म कर लिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, और तो और अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी आपने खत्म कर दिया। बट जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो भी इसी चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है। उस पे क्या रहेगा, उस पे आप ग्लोबली जाएंगे कि क्या क्या अकाउंटिंग हम फॉलो करें। कोई बच्चे चाहते हैं कि हम बाहर जाके ये अकाउंट का काम करें, अपने इंडिया के बाहर जाएं और वहां पे काम करें जाके, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहीं से सीख जाएं। और जो इंडिया में रहकर काम करना चाहते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी कि बाहर का सीखें। तो दोनों जन के लिए अपॉर्चुनिटी है। बट कोई चाहता हो ना चाहता हो, पढ़ना तो पड़ेगा। तो वो हमारा है IFRS। अब ये क्या होता है ये अपन अगली वीडियो पे जानेंगे। बट हमारी रीति रिवाज तो है, क्या है, क्वेश्चन हम आपको देंगे जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर, पहला है कैपिटल या एसेट्स या क्रेडिटर्स या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। इनमें से क्या होगा? आपको पता हो तो कमेंट करिए, नहीं पता हो या आपको डाउट है किसी में तो भी कमेंट करिए, मैं उसका सही आंसर आपको अगली वीडियो पे दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू
और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा। और बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते भी रहिए। गुड बाय।